सभी को सादर प्रणाम। अभी एक मित्र के पास से आ रहा हूँ। उनके घर पर बैठा हुआ था तो उनकी माताजी से, उनके भाई से, उनकी बहनों से चाय के दरमियान कुछ बातचीत हो चली। बातचीत के दरमियान ऐसा लग रहा था कि ये लोग जितनी बात मैं खुल करके कर रहा था वो लोग कुछ दबे दबे से, मतलब मुस्कान भी ऐसी जैसे कि गांठ लगा दी गई हो। हंसी की तो कोई बात ही नहीं। खैर, चाय वाय पी के मैं वहां से निकला और सोचते हुए आ रहा था कि मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या विपदा आ गई कि कोई व्यक्ति मिलने जाए और कुछ चुटकुले हों, कुछ कहानी हो तो उसमें वो पूरी तरह से हंस ना पाए। कोई कोई फूल जैसे अधखिले रह जाते हैं, जैसे कोई उन्हें अंदर से गांठ लगा दिया हो, या कोई बच्चा या कोई ऐसा मनुष्य जिसकी आदत में शुमार हो कि फूल के नीचे जो डंठल होती है उसको वो दबा दे तो फूल में गांठ सी लग जाती है, वो पूरे खिल नहीं पाते हैं। इसी पशुपेश में था तो पलटू साहब का वो पद याद आ गया जिसमें वो कहते हैं कि बीती जात बहार संबत लगने पर आया, खेल सिता विभाग तू बीती जात बहार संबत लगने पर आया। तो मैंने इस पद को पुनः पूरे पद को खोला और मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैं पलटू की सीरीज चलाना चाह रहा था कि पलटू साहब पर कुछ बातचीत की जाए, और वो घर का कनेक्शन ऐसा जुड़ गया कि मुझे लगा कि जो मेरे मन में है वो मैं आप सबके बीच लाऊं। पलटू साहब को ये कहना पड़ रहा है कि बीती जात बहार संबत लगने पर आया, खेल सिता विभाग तू बीती जात बहार। सिताबी रंग को कहते हैं और यह जो सिताबी शब्द है वो दरअसल सितार से आया। पलटू बहुत पुराने नहीं हैं। जैसा इसके पहले मैंने बताया था कि पलटू साहब 150 पौने 200 वर्ष पुराने हैं। इसी अयोध्या के पास वो रहा करते थे। तो उनके बीच जो माहौल रहा होगा उसमें देखा होगा कि उनके आसपास के लोग जाने किस परेशानी में जो अनमोल रत्न ईश्वर ने उन्हें दिए हैं उससे वह उनका ताना बाना नहीं बन पा रहा है। बाहर से जो मिलना है वह तो दूसरे के हाथ में है, पर आपको जो मिला हुआ है कम से कम उससे तो रूबरू हो लिया जाए। और उससे रूबरू होने के लिए कुछ करना नहीं है, बस उधर की तरफ अपने ध्यान को ले जाना है। तो बीती जात बहार बीतती जा रही है और हम हैं कि बराबर पतझड़ की चिंता में लगे हुए हैं। थोड़ा पतझड़ को ही समझ लेते हैं, अगर बहार को ना समझ पाए। हमारा स्वभाव अगर ऐसा हो गया है कि हम पतझड़ की ही बात करते हैं, तो पतझड़ को ही ठीक से अगर समझ लिया जाए तो बहार अपने आप आ जाएगा। क्योंकि पतझड़ की अगली कड़ी बहार ही तो है। तो इसके लिए ऐसा क्या हो गया कि हम पतझड़ को सोचते हैं और पतझड़ को ठीक से नहीं सोच पाते, पतझड़ को ही ठीक से गले लगा ले, पतझड़ को ही अपने गले का कंठहार बना ले, तो बहार अपने आप खिल उठेंगे
बाहर अपने आप चारों तरफ से बरस जाएगा बादल की तरह। और यह जो छोटा सा जीवन मिला हुआ है, इसमें अनुभव तो हमें दिखते हैं कि पतझड़ के हैं, पर जिंदगी के मायने में, इतनी लंबी अनंत काल की जिंदगी के मायने में हम इस देह को देखें, और देह जो मिला हुआ है उसकी समझ जो हमें मिली हुई है, जो हमें मस्तिष्क मिला हुआ है, जो हमें मन मिला हुआ है, वो बाहर ही है। हम दरअसल बाहर में ही पैदा हुए हैं। पतझड़ तो जीवन का कुछ और ही होगा, जिसे अभी समझना बाकी है। हम जिस पतझड़ को देख रहे हैं वो पतझड़ दरअसल पतझड़ नहीं है। तो करना क्या है? बाहर को अगर हम समझ लें तो होता क्या है। और आप, ये बड़े मजे की बात है कि हम, ये जो समाज है, हम उसी समाज के हिस्से हैं। और लोक में जो अपने आप, जो पर्व, जो उत्सव अपने आप धीरे धीरे हमारी जिंदगी के हिस्से हो जाते हैं, वो हिस्सा, वह जिंदगी, वह पर्व, वह उत्सव किसी एक आदमी द्वारा निर्मित नहीं होता है। जैसे हम ये मान लें कि किसी मोबाइल कंपनी की तरह हमने बाहर को बना लिया। एक आदमी की बात छोड़ें, पूरी कंपनी जैसे किसी मोबाइल को बनाती है, तो यह कोई कंपनी का मामला नहीं है जिसने बाहर को निर्मित किया, जिसने बाहर के गीत गाए, जिसने बाहर को समझा, भौरों को देखा, फूलों को देखा, उसकी महक, उसकी सुवास को लिया, आनंदित हुआ। तो जगत में कोई चीज निर्मित हुई, उसके पीछे जगत स्वयं कारण है। और यह बड़ा अजीब मसला है कि ईश्वर जब हमें कुछ समझाना चाहता है, परमात्मा जब हमें कुछ समझाना चाहता है, तो सबसे सटीक उपाय वह लोक को अपने हाथ में लेता है। लोक क्या कर रहा है इस बहार को लेकर के, इस फाग को लेकर के। यह फाग क्या है? यह रंगों का फाग क्या है? होली आने को है। इस महीने 29 तारीख को होली रहेगी। यह होली अपने आप सृजित कैसे हो गई? हम करते क्या हैं? तो पलटू साहब कह रहे हैं कि लीजे डफ बजाए सुबह मानुष तन पाया, और खेलो घूंघट खोली लाज फागुन में नहीं। मतलब हम फाग में डफ बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। हमें ध्यान है कि हम लोग जब छोटे छोटे थे गांव पर, तो देखते थे कि हर घर से एक आदमी, दो आदमी निकलते थे ढोल लेकर के, और दरवाजे दरवाजे पर जाकर के फाग गाते थे, खूब ढोल बजाते थे, फिर उसको भी साथ ले लेते थे, दूसरे घर में जाते थे। और गाँव में, खासकर गाँव में आप अब भी जाएं तो वहाँ कोई फाग में कोई घूंघट का मामला नहीं रह जाता है। सभी भौजाइयाँ, सभी बहनें, सभी लड़कियाँ, सभी लड़के, सभी दादाजी, पोते, जितने भी होते हैं, सब मिलजुल कर खेलते हैं, खूब रंग लगाते हैं। रंग तो उस वक्त था नहीं, जब मैं छोटा था, बहुत रंग का प्रचलन नहीं था, तो मिट्टी सानी जाती थी और उसमें पानी और मिट्टी को सान करके उसको उसी में पटक दिया जाता था, पूरा वो बंदा ऊपर से नीचे तक, जिसको कहते हैं गांव की भाषा में कनई से लेप दिया जाता था। तो दो तरह की चीजें हो रही हैं जब हमारे ऊपर रंग लगाया जाता है, जब हम खुल करके नाचते हैं। पलटू साहब जिधर इशारा कर रहे हैं, दो तरह की चीजें घटित होती हैं। एक तो जो आपने अपना चेहरा निर्मित किया, जैसा भी चेहरा निर्मित किया है, किसी गवैये का चेहरा निर्मित किया है, किसी इतिहासकार का चेहरा निर्मित किया है, राजनीतिक का चेहरा निर्मित किया है, संत का निर्मित किया है, साधु का निर्मित किया है, उन सब पर एक कालिख पोत दी जाती है। उसका कोई अर्थ नहीं है इस जगत में, इस बहार में।
इस भाग में उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ किसका है? अर्थ इसका ही है बस कि हम अंदर से जो प्रमुदित हो रहे हैं, जो आनंदित हो रहे हैं, उसकी चमक हमारे पूरे चेहरे पर, हमारे पूरे शरीर पर जागृत हो जाए, पूरी बहार हमारे अंदर से प्रस्फुटित हो जाए। तो फाग हमें क्या समझा रहा है कि यह जो चेहरा हमने निर्मित किया हुआ है, और मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि एक आदमी के कई हजार चेहरे हैं। वह अपनी पत्नी से दूसरे चेहरे में मिलता है, बेटे से दूसरे चेहरे में मिलता है, पिता से दूसरे चेहरे में मिलता है, भाई बहन से दूसरे चेहरे में मिलता है, समाज में निकलता है, जहां वो काम करता है वो दूसरे चेहरे में मिलता है। इतने चेहरे में वो अपना चेहरा कैसे पहचाने? और कभी कभी तो मुश्किल खड़ी हो आती है जब वह सोचता है कि इसे हम पकड़े कहां से। ध्यान में यही परेशानियां होती हैं, और फिर ध्यानाचार्य लोग लग जाते हैं कि आपको ध्यान में कैसे लाया जाए। तो आचार्य रजनीश तो कहते हैं कि ज़ैन फकीर, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जब कोई उनके पास आता था कि उन्हें ध्यान सीखना है, तो वो कहते थे कि ध्यान तो पहले बाद में सीख लेंगे, पहले मैं तुम्हारा चेहरा पकड़ूं कैसे? तुम हो कौन? किसे ध्यान सिखाना है? तो ये प्रक्रिया लंबी चलती थी, और कहते हैं कि कई गुरु तो शराब इतनी पिलाते थे अपने शिष्यों को कि वह पकड़ सकें कि उसका असली चेहरा कौन सा है, जिससे बातचीत की जाए, जिससे संवाद स्थापित किया जाए। तो हम अपने मैकेनिज्म में इतने फंसे हुए हैं, अपने द्वारा निर्मित मैकेनिज्म में इतना फंसे हुए हैं कि हम ध्यान कराएं किसको? तो पहले तो इतनी समझ हम जागृत कर सके कि यह जो चेहरा हमने निर्मित किया है, इसका कोई अर्थ नहीं है इस बहार को समझने के लिए, इस फाग को समझने के लिए। और फाग तो अनवरत है। तो पहला काम तो यह करना है कि जो हमने चेहरा निर्मित किया हुआ है उसकी तिलांजलि दे दें। कम से कम यह एक दिन का प्रतीक है होली, कम से कम एक दिन तो तिलांजलि दे दें। और अगर एक दिन तिलांजलि दे करके हम उस आनंद को, उस बहार को समझ सके, तो हमारे मुस्कान में, हमारी ठहाकों में कोई गांठ नहीं लगेगी। और अगर एक बार गांठ खुल जाए तो हम उस अनंत बहार में, अनंत भाग के रंग में, समुद्र में हम डुबकी लगा सकेंगे। पलटू साहब कह रहे हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए कि जे कोई करिह लाज, काज ना सपने हूं माही, प्रेम की माट भराए सुरत की करूं पिचकारी। जो लाज करेगा, जो कोई करी है लाज, वह स्वप्न में भी छोड़ देगी उसे जागृति की, उसे उस बहार की, उसे उस भाग की थोड़ी सी भी झलक मिल सकेगी। ऐसी स्थिति में क्या करना है? वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी पिचकारी है, अर्थात यह जो तुम्हारी देह है, यह जो तुम्हारी जिंदगी है, उसके लिए एक मेडिसिन है, उसके लिए एक औषधि है जो तुम्हें उस भाग तक पहुंचाने का काम कर सकती है। जैसे कि किसी को कोई डायबिटिक का पेशेंट है, तो डायबिटिक का पेशेंट जो होता है उसके शरीर में बहुत सारे दर्द और उसको एक तरह का आलस्य घेरा रहता है। वो थोड़ी बहुत जब औषधि की तरफ बढ़ता है तो उसका जो आलस्य है वो धीरे धीरे कम होता है। फिर वो फुर्ती क्या है वो पुनः समझ सकता है। जो बचपन में उसके पास फुर्ती थी
जो आकर के डायबिटिक के नाते खत्म हो गई। जो एक उत्साह था, वह उत्साह धीरे 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 जगह पाने लगता है। तो इस जिंदगी में उस फाग को समझने के लिए, उस बहार को समझने के लिए क्या औषधि है? अगर आप लाज किए, किसी तरह का भी लाज किए, तो उस औषधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। और लाज किसका? समाज का लाज। क्यों? क्रोध जब हम करते हैं तो किसी लाज में नहीं रहते हैं। जब हम किसी से ईर्ष्या कर रहे होते हैं तो हमको कोई लाज नहीं आती है। हमको लाज कब आती है? जब हम प्रेम में होते हैं। प्रेम को तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इस समाज ने कि हमें अपनी पत्नी से प्रेम करने में लाज आता है। अपने बच्चे से हम प्रेम सार्वजनिक तौर से नहीं कर सकते, तो किसी स्त्री से, किसी अपरिचित स्त्री से या किसी अपरिचित पुरुष से हम प्रेम कैसे कर सकेंगे? समाज से हम प्रेम कैसे कर सकेंगे? प्रेम को इतना घृणित बना दिया गया। तो वही कह रहे हैं कि प्रेम की माट भराए, सूरत की करूं पिचकारी। अगर प्रेम जागृत हो गया तो औषधि मिल गई आपको, आपके पास औषधि आ गई। और अगर एक बार औषधि आपके हाथ लग गई तो जो आपकी सुरती है, वह सुरती पिचकारी के रूप में आपके हाथ में आ जाएगी। और फिर जो आप उस पिचकारी में रंग भरेंगे, वह रंग प्रेम की फुहार होगी, वह सूरत की फुहार होगी, वो बहार की फुहार होगी जो आप लोगों को डालेंगे। उससे दूसरा भी आनंदित होगा। बड़ा मुश्किल है। अगर आप बनारस से वाकिफ हैं तो बनारस में, अब तो शायद बंद कर दिया गया, बनारस में होली की शाम को सारे वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग और पूरे बनारस में जो इसका आनंद लेना चाहते हैं वो एक जगह एकत्रित होते हैं और तमाम शहर के बड़े लोगों को गाली देते हैं। होली की शाम गुजिया खाते हैं, अबीर लगाते हैं और गाली देते हैं, और उसका कोई बुरा नहीं मानता। कहते हैं कि जिसको गाली मिलती है वह आनंदित होता है कि उसको एक तरह का आशीर्वाद मिल रहा है। पलटू साहब इधर ही इशारा कर रहे हैं आगे की लाइन में। वो कह रहे हैं कि प्रेम की माट भरा है, सूरत की करूं पिचकारी। अगर यह स्थिति पैदा हो गई तो ज्ञान अबीर बनाए, नाम की दीजिए गारी। ज्ञान की अबीर अगर माथे पे लग गई, चर्चित हो गई, तो यह जो गाली है, जिस गाली को सुन करके आप पूरे क्रोधित हो जाते हैं, वह गाली भी आपको फूल की तरह दिखने लगेगी, आपको आशीर्वाद स्वरूप मिलने लगेगा। पर अबीर ज्ञान की लगानी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो प्रेम से शुरुआत करके ज्ञान तक की जो यात्रा है, प्रेम की जो औषधि है, जो बहार को समझना है, जो जीवन को समझना है, जो फाग को समझना है, जब वह प्रेम की औषधि आपके हाथ लग गई तो ज्ञान का अबीर भी अपने आप लग जाएगा। पलटू रहना है नहीं सपना यह संसार, खेल सिताबी फाग तू बीती जात बहार। पलटू साहब कह रहे हैं कि ये जो हम लोग जुटे हुए हैं, ये होली खेलने के लिए ही जुटे हुए हैं, ये फाग खेलने के लिए जुटे हुए हैं, यह जीवन बहार है। हम जो 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, अब तो मेडिकल साइंस ने लोगों को 90 वर्ष, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी उन्नति कर गई, अब 100 वर्ष तक भी जिया जा सकता है और लोग जी रहे हैं। तो ये जो 100 वर्ष, जो अल्प वर्ष है इस जीवन काल में जो आपको मिला हुआ है, उसको फाग की तरह जिया जाए, उसको एक उत्सव की तरह जिया जाए। और रहना नहीं है इस तरह
जिस तरह आपको देह मिली हुई है, जिस तरह का मस्तिष्क आपको ईश्वर ने दिया हुआ है, जो मुस्कान दी हुई है, जो उत्साह दिया हुआ है, वह एज इट इज इस तरह नहीं रहेगा, बदल जाएगा। पलटू रहना है नहीं, सपना यह संसार। तो क्या करिए, खेलू सिताबी फाग तू बीती जात बहार। हर पल बहार का समय खत्म हो रहा है और हम छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी मूर्खताओं पर, मूढ़ताओं पर अपनी मुस्कान को, अपने ठहाकों को गांठ लगाते जा रहे हैं। मित्रों, आइए आने वाली इस नए होली को हम समझें, नए जीवन की तरफ हम आगे बढ़ें, हम प्रेम कर सकें, हम प्रेम की औषधि बांट सकें, जीवन को एक उत्साह बनाएं, एक उत्सव बनाएं, आगे बढ़ें और इस सपने को सपना समझ करके जो जिंदगी की वास्तविकता है, जो जीवन की वास्तविकता है, जो आत्म की वास्तविकता है, उधर एक कदम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।